काफी इधर उधर ढूंढने के बाद रूही आखिरकार झाड़ियों में सोती हुई मिली और चिराग उसे अपने साथ घर ले आया। उसके हिसाब से ये गलती गार्ड्स की लापरवाही की वजह से हुई थी, इसीलिए उसने उन दोनों गार्ड्स की सैलरी काट ली, जिस पर गार्ड्स ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी नजर लगातार गेट पर थी और रूही मैडम वहाँ से निकली ही नहीं, जबकि रूही पूरे घर में भी कहीं नहीं थी। बस यही बात सबके दिमाग में घर कर गई कि रूही इस बीच आखिर थी कहाँ। रूही ने देखा कि माहौल गंभीर हो रहा था और इससे पहले कि कोई भी वहाँ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता, वो एकदम से रोते हुए बोली, पर मैं तो वहीं सो रही थी, मुझे मच्छर ने भी काटा, देखो। और उसने झट से अपने ही नाखून से अपने दूसरे हाथ पर चूटी काटी और सबको दिखा दिया। चूटी काटने की वजह से रूही की चमड़ी एकदम से लाल हो चुकी थी। बस फिर क्या था, इतना सबूत काफी था बॉडीगार्ड को झूठा साबित करने के लिए और नतीजतन सबने रूही की बात मान ली। हालांकि रूही को अंदर ही अंदर उन बॉडीगार्ड्स के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सच्चाई यही है कि जब किसी मुसीबत में जान बचाना जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले आप खुद को ही चुनते हैं। तो रूही ने भी यही किया। दोनों गार्ड्स वैसे तो अंदर ही अंदर रूही पर एकदम खिसियाए हुए थे, लेकिन उनमें से एक तो बिल्कुल हत्थे से ही उखड़ गया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूरे तेवर में आकर बोला, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मुझसे ढूंढने में कोई भी गलती हुई है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रूही मैडम सरासर झूठ बोल रही हैं। अब गार्ड का इतना बोलना ही था कि चिराग और विनय दोनों उसकी इस बदतमीजी से आग बबूला हो गए। दरअसल गार्ड भले सच बोल रहा था, लेकिन अगर लहजा कड़क हो सच्चाई बाहर आने के पहले तो सामने वाले का गुस्सा पहले बाहर आ जाता है, और वही हुआ भी। विनय ने गुस्से में आकर गार्ड को सीने पर तेजी से धक्का देकर उसे पीछे ढकेल दिया। तू हमारी खाकर हमसे ही जुबान लड़ा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई चिराग सर से ऐसे बात करने की? विनय ने चुटकी बजाकर उसे धमकाते हुए कहा, 2 मिनट में अपना बोरिया बांध और निकल यहाँ से, बहुत हो गई तेरी यहाँ नौकरी। विनय ने गुस्से में दूसरे गार्ड को कहा, संजीव निकालो इसे यहाँ से, इसकी शक्ल भी यहाँ आसपास नहीं दिखनी चाहिए। अब बेचारा वो दूसरा गार्ड भी क्या करता, उसे अपनी नौकरी नहीं गंवानी थी, इसीलिए उसने पहले गार्ड को बाहों से जकड़कर सीधा घर से बाहर कर दिया। गार्ड लगातार अपनी तेज आवाज में चिल्लाए जा रहा था। वो कभी चिराग को कोसता तो कभी रूही को, लेकिन आखिरकार संजीव ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस तमाशे के बाद फाइनली रूही अपने कमरे में आई और मुंह हाथ धोकर सीधा बिस्तर पर फैल गई। उसने अपना आईपैड निकाला तो उस पर जानवी का मैसेज पड़ा था। रूही ने मैसेज खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, रूही, मुझे लगता है जय हैज स्टार्टेड टू लाइक यू। रूही ने जवाब में लिख दिया, प्लीज टेल हिम नॉट टू। उधर से तुरंत जानवी का रोता हुआ एक इमोटिकॉन आया। उसने आगे लिखा, प्लीज एक बार सोच कर तो देखो, कितना मजा आएगा, फिर हम एक साथ ही रह पाएंगे, मिलने के लिए फालतू के कोई बहाने भी नहीं बनाने होंगे, सोचो ना तुम भाभी बन जाओगी मेरी। जानवी की ये बात सुनते ही रूही को सबसे पहले सुनैना का ख्याल आ गया और उसका ख्याल आते ही डर से रूही के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पूरे बदन में मानो सिहरन सी उठ चुकी थी। वो इस बात का अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकती थी कि शादी के बाद अगर उसका पाला सुनैना से पड़ा, जो कि पड़ता ही, तो वो उसकी जिंदगी बद से बदतर करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ती। उसने तुरंत जानवी को रिप्लाई करते हुए लिखा, निकाल दो अपने दिमाग से ये सब, ये कभी सच नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ। लेकिन जानवी को तो जैसे जिद थी जैसे रूही की सेटिंग करवाने की, इसीलिए उसने आगे लिखा, अच्छा सुनो, कल जय तुम्हें किसी बहाने लेने आएगा तो उसके साथ चली आना और कोई बहाने मत बनाना प्लीज। रूही ने साफ सीधे शब्दों में लिखा, मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, बस मना कर दो उसे। यार वो तुम्हारे साथ लंच पर जाना चाहता है, अंडरस्टैंड ना। एनीवेज मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, तुम्हारा मन करे तो आना, नहीं करे तो मत आना, योर कॉल। रूही ने अब आगे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सीधा चैट बंद कर दिया। चैट बंद करने के बाद उसने मार्केट में शेयर्स के दाम देखे तो जो उसके पर्सनल शेयर्स थे उनके प्राइसेस आसमान छू रहे थे। इस बात की खुशी रूही के चेहरे पर छलक रही थी। उसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि एक कान से शुरू होकर दूसरे कान पर खत्म हो रही थी। पूरे दिन की आपाधापी के बाद रात गुजरी और फिर से नया दिन निकला और सुबह होते ही माथुर साहब अपनी बीवी और बेटी के साथ चिराग के बंगले पर आ धमके, लेकिन जाहिर सी बात है गार्ड ने उन्हें अंदर घुसने ही नहीं दिया। माथुर साहब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे हम माफी मांगने आए हैं, तुम चिराग या रूही किसी को तो बुलाकर लाओ, कहो तो कि मैं आया हूँ। गार्ड ने झटक कर कहा, बोला ना एक बार, मेम साहब नहीं है घर पे, अभी और कैसे बोलूं। इतने में माथुर साहब ने विनय को बाहर की तरफ आता हुआ देखा। देखते ही बड़ी विनम्रता से बोले, विनय जी देखिए ना, मैं कब से कह रहा हूँ कि हमें अंदर आने दे, मगर ये एक ही बात की रट लगाए हुए है कि घर पर कोई है ही नहीं। विनय ने टपाक से बोला, हाँ सही तो कह रहा है, नहीं है कोई घर पर।
हाँ तो ठीक है ना, जब तक वो नहीं आ जाते हम इंतजार कर लेंगे उनका, हमें कोई दिक्कत नहीं है, माथुर साहब ने कहा। लेकिन विनय ने तो जैसे मन में ठान ही लिया था कि वो इस बार किसी भी हालत में टस से मस नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी वो मोनिका के चक्कर में चिराग से डांट खा चुका था। इसीलिए उसने बोला, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके यहाँ आने से चिराग सर को बहुत दिक्कत होगी। और वैसे भी सर ने कहा है कि उनके एब्सेंस में हम किसी भी गेस्ट को एंटरटेन ना करें, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। विनय की ऐसी खड़ी खोटी बात सुनकर माथुर साहब का मुंह बन गया। ये मनाई उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर जोर का एक उल्टा तमाचा था, लेकिन वो शर्मिंदगी का घूंट पीने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। वो रोमा और तमन्ना के साथ उसी वक्त वहाँ से निकल गए। एक तरफ जहाँ माथुर साहब को ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, तो दूसरी तरफ अहूजास के पुश्तैनी घर में नमन भी दादू के सामने गर्दन झुकाए एकदम मासूम मेमने की तरह खड़ा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि दादू को शेयर से हुए लॉस के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी और वो नमन की इस बेतरतीबी से सख्त नाराज थे। ऐसे चलाओगे तुम बिजनेस, ऐसे? नमन, अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना, तो अगले 5 सालों में तो तुम कंपनी पर ताला लगवा दोगे। एक बात याद रखो, सुखदेव आहूजास का नाम चलता है बाजार में, इसीलिए अब तक बचे हुए हो। ये नाम खराब नहीं होना चाहिए। दरअसल वैसे तो दादू हर मामले में हमेशा ही नमन को चिराग से ऊपर ही रखते थे, लेकिन आज उनके मन में वो बातें याद आ रही थी जब उनकी कंपनी का सारा दारोमदार नमन नहीं बल्कि चिराग देखता था। उन दिनों कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। बाकी कंपनियों के शेयर्स भले डामाडोल होते रहे, लेकिन चिराग के खरीदे शेयर्स का बोलबाला हमेशा बना रहता था। लेकिन फिर एक दिन बदकिस्मती से चिराग की आंखों की रोशनी चली गई और सब कुछ नमन के हिस्से में आ गया। इसी तमाशे के बीच चिराग भी वहीं पहुंच गया। दादू क्योंकि हॉल में ही खड़े थे, इसीलिए उन्होंने गेट से चिराग को आते हुए देख लिया। उन्होंने झट से गार्ड को उसे संभाल कर अंदर लाने को कहा। चिराग के अंदर आते ही दादू ने उसे जाकर पकड़ लिया और बोले, चिराग बेटा, आज तुम यहाँ कैसे? खैर, आओ आओ, पहले आराम से बैठो। चिराग की नजर तभी नमन पर पड़ी। आदतन तो वो चिराग को देखते ही जहर जैसा मुंह बना लेता था, पर आज उसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। ये चिराग ने भांप लिया था। ये देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। दादू ने बड़े चिंता से चिराग से पूछा, चिराग, तुम्हें पता ही होगा हमारी कंपनी के शेयर्स के बारे में। तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो बताओ, तुम तो काफी अच्छे से समझते हो ये सब। दादू, मुझे सालों हो गए आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर का ग्राफ फॉलो किए। मुझे नहीं लगता मैं कोई सॉल्यूशन दे पाऊंगा इसके लिए। चिराग ने साफ मना कर दिया। चिराग की ये मनाई सुनकर दादू का दिल बैठ गया था। वो चिंता में एकदम से धड़ाम से सोफे पर ही बैठ गए और बोले, मतलब तुमने भी अपने हाथ खड़े कर दिए? तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि अब हमारी कंपनी का ऐसा ही बुरा हाल रहने वाला है? सुखदेव आहूजा अपनी कंपनी का बुरा हाल देखकर एकदम हताशा से भर चुके थे। तभी चिराग ने कहा, दादू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का रुतबा मेंटेन रहे, तो कंपनी किसी भरोसेमंद आदमी के हाथ में दे दीजिए। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर नमन का चेहरा देखने लायक था। उसका अगर बस चलता तो वो चिराग को वहीं कच्चा चबा जाता, लेकिन खैर माहौल इतना गंभीर था कि चिराग ने वहाँ और ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी छड़ी उठाई और सीधा वहाँ से निकलता बना। चिराग के जाने के बाद भी दादू यूं ही सोफे पर बैठे अपने मन में कुछ सोचते रहे और ये बात नमन को अंदर ही अंदर और खाए जा रही थी। खाती भी क्यों नहीं? अब जो इंसान हमेशा आपकी तरफदारी करे, आपकी गलतियों को छुपा ले और फिर अचानक ही आप पर बरस जाए, तो ये बदलाव इंसान जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। नमन के साथ भी यही हो रहा था। वो दादू को अपने खिलाफ ऐसे बोलता हुआ सुन नहीं सकता था। ये बात तो थी ही, वहीं दूसरी बात ये भी थी कि उसने बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे थे, जिन्हें लौटाने का समय हर दिन करीब आता ही जा रहा था। सबने नमन की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगभग शुरू कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि मक्कारी ने अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया, फिर उसे छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नमन के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही खुराफात आ रहे थे। अगर मैं फिलहाल कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल कर उन लोगों को दूं तो यही सही रहेगा। फिर बाद में जैसे ही कहीं से पैसे आ जाएंगे, अकाउंट मैनेज कर दूंगा। कौन सा किसी न्यूज पर चलने वाला है जो दादू को इस बात की खबर होगी। नमन ने अपने लिए आसान और खूबसूरत रास्ता चुन लिया था, मगर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि बर्बादी हमेशा पहले खूबसूरत ही लगती है, वरना कोई उसके चक्करों में पड़ता ही क्यों। वहीं दादू के दिमाग में चिराग की बात लगातार घूमे जा रही थी और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो कंपनी को नमन के हाथों से हटाकर किसी जिम्मेदार शख्स को दे देंगे जो सब ढंग से मैनेज कर सके। पहले तो उनके दिमाग में ये आया कि वो अपने दोनों बेटों में से किसी को ये काम सौंप दे, लेकिन फिर उनके इतिहास को देखते हुए उन्हें अपना ये फैसला गलत लगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे नमन से भी गए गुजरे थे, जिन पर भरोसा करना मात्र बेवकूफी ही होती और कुछ नहीं।
दादू ने आखिरकार किसी बाहर के ही आदमी को हायर किया जिसमें कंपनी को मैनेज करने की काबिलियत थी। जाहिर सी बात है कि नमन इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। करीब 1 महीने बाद कंपनी का नया मैनेजर शेखर सारे अकाउंट्स लेकर दादू से मिलने पहुंचा। शेखर के आते ही दादू ने हॉल में ही अपनी सीट जमा ली और गंभीर आवाज में बोले, हाँ तो बताओ शेखर, आखिर रीजन क्या है कि कंपनी दिन पर दिन ठप होती जा रही है। दादू के कहते ही शेखर ने कुछ कागजात इधर उधर पलटे और बड़े ही संजीदा लहजे से बोला, मिस्टर आहूजा, एक्चुअली कंपनी के अकाउंट से काफी पैसे मिसिंग है, जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। शेखर की ये बात दादू के कानों में बॉम्ब की तरह फटी। उनके होश उड़ गए थे। क्या दादू जान पाएंगे कि ये सारा किया धराया नमन का था? क्या जय का रूही को पसंद करना रूही की जिंदगी में नई मुसीबतें लेकर आएगा? और आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।